मैं यहाँ जो भी कहूँगी वो इस विषय को समझने की एक कोशिश ही होगी मेरी। सिम्बोर्स्का कहती हैं कि सूर्यमाला के इस तीसरे ग्रह पर पशुता की निशानी है निर्द्वंद्व आत्मा और अडिग विश्वास। तो विषय पर आती हूँ। लेखकी दृष्टि और औपन्यासिक दृष्टि का द्वंद्व। संदर्भ लिया है मैंने कृष्णा सोबती का ही। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा है, मैं उसको पढ़ देती हूँ, कि किसी भी रचना के लिए लेखक की जीवन दृष्टि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हो उठता है यह तथ्य भी कि क्या आप अपनी आंख से ही चीजों को देखने परखने के आदी हैं या अपने से हटकर भी उनकी पहचान करते हैं। कृष्णा सोबती के इस कथन के सहारे ही मैंने विषय में प्रवेश लिया है। हमें यह जानना चाहिए कि रचना सिर्फ हमारा अनुभव, हमारा देखा हुआ दृश्य नहीं है, बल्कि हम रचना में बहुत सतर्क होकर उतरते हैं, या कह लें कि रचना में लेखक की दृष्टि सम्मिलित रहती है, पहले शब्द और पहली पंक्ति से लेकर आखिरी शब्द और आखिरी पंक्ति तक। यह पाठक के लिए भले अदृश्य हो, लेकिन लेखक के लिए अदृश्य नहीं होती है। लेखक यह दृष्टि अपने परिदृश्य में अपनी तिनके की बराबर जगह तय करने से बनती है। अब अगर विषय लेखकीय दृष्टि और औपन्यासिक दृष्टि का द्वंद्व पर फोकस किया जाए तो यह समझने की जरूरत पड़ेगी कि औपन्यासिक दृष्टि क्या है। जगन्नाथ ने इसको कहने की कोशिश की है अपने आर्टिकल में कि औपन्यासिक दृष्टि क्या है और लेखकीय दृष्टि क्या है। क्या एक ही औपन्यासिक दृष्टियां हैं? बिना इन दोनों पदों को स्पष्ट किए दोनों के बीच के द्वंद्व को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। औपन्यासिक दृष्टि को समझने के लिए हमें उपन्यास विधा की जन्म पूर्व की स्थिति परिस्थिति से लेकर आज तक उपन्यास की जो सजीव यात्रा है, उसका विकास, बदलाव, उसकी विभिन्न अवस्था, गति और ठहराव है कि पड़ताल से, उसके इतिहास से वर्तमान तक की यात्रा से गुजरना पड़ेगा। औपन्यासिक दृष्टि को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि एक विधा के रूप में उपन्यास का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्या उपन्यास की संरचना अपने जन्म से लेकर आज तक यथावत बनी हुई है? यदि हम पाते हैं कि यह यथावत नहीं है तो फिर एक प्रश्न पूछना होगा कि एक निरंतर गति में बने रहते हुए समय समय पर उसके स्वरूप में बदलाव क्यों और कैसे हुआ। यानी औपन्यासिक दृष्टि को जानने के लिए यह समझना होगा कि वे कौन से कारणभूत संदर्भ थे जिसमें महाकाव्य जैसी विधा का अंत और उपन्यास जैसी विधा की शुरुआत हुई। एक समय में जासूसी उपन्यास ही क्यों लिखे गए? उनके पीछे कौन सी दृष्टि सक्रिय थी? वह कौन सी सामाजिक संरचना थी? वे कौन से मूल्य थे जिसके कारण उपन्यास की वह संरचना, कथा वस्तु और शिल्प विधान प्रयोग में आया? हम कह सकते हैं निश्चय ही वह एक सामंतवादी दृष्टि थी। इसी तरह दूसरे समयों में कैसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचना और दृष्टियों का जन्म हुआ जिसके चलते पहले के औपन्यासिक दृष्टि में बदलाव आया और उसके स्थान पर उपदेशात्मक, चरित्रवादी, आदर्शवादी यानी कि मध्यवर्गीय जीवन मूल्यों को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखे जाने लगे और आगे चलकर यथार्थवादी जैसी उपन्यास की संरचना प्रकाश में आई जिसके लिए जनवादी दृष्टि का प्रयोग होने लगा। इसी समय ऐतिहासिक दृष्टि में उपन्यास लिखे गए। आप जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का नाम ले सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास की यात्रा को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने पहले आदर्शवादी उपन्यास की रचना की और फिर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की। प्रेमचंद इन शैलियों और दृष्टियों को इसलिए बदल रहे थे क्योंकि उनके सामने का संदर्भ बदल रहा था। ये शैलियां उनके लेखकीय दृष्टि को उचित तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पा रही थीं। इसके अलावा भी कुछ औपन्यासिक दृष्टियां हैं जैसे औपनिवेशवादी, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणवादी, उत्तर आधुनिकवादी या स्त्रीवादी। यानी ये सभी दृष्टियां इसलिए पैदा हुई क्योंकि हमारा समय, हमारा समाज निरंतर गतिमान रहा, क्योंकि हमारी चिंतन प्रक्रिया बदल रही थी, समाज को समझने और अभिव्यक्त करने की नई नई सैद्धांतिकियों की खोज हो रही थी। सिर्फ हमारा लोकल परिदृश्य बदलने से ही हमारा साहित्यिक मूल्य और उसकी संरचना नहीं बदलती, बल्कि ग्लोबल परिदृश्य के बदलाव से भी हमारा परिदृश्य प्रभावित होता है। ये दृष्टियां उन वैश्विक बदलावों से भी पैदा हुई। लेख की दृष्टि क्या है और यह कैसे निर्मित होती है, हमें इसे भी जानना चाहिए। दृष्टि हमारे देखने का वह तरीका है जिससे हम किसी घटना
वस्तुस्थिति को व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर देखते हैं। इसके पीछे हमारा विश्वास, मान्यताएं, मूल्य, विचार, अनुभव और राजनीति सक्रिय होती है। सृजन के किसी भी रूप में लेखक की यह दृष्टि सबसे प्रमुख होती है। यहीं से लेखक के दृष्टिकोण का पता मिलता है। दृष्टिकोण की सबसे पहले चर्चा, ये कोट मैंने आदरणीय विनोद जी बैठे हैं उनके एक लेख से लिया है। हेनरी जेम्स के निबंध द आर्ट ऑफ फिक्शन में पढ़ने को मिलती है, जिसके लिए वे केंद्रीय चेतना शब्द का प्रयोग करते हैं। वे लिखते हैं, कहानी के 5 मिलियन तरीके हो सकते हैं, पर प्रत्येक कहानी को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब कहानी में कोई केंद्र प्रस्तुत किया गया हो जो लेखक के दृष्टिकोण की पहचान कराता हो। यह लेख की दृष्टि लेखक के अतीत से, उसकी भविष्य की कल्पना से, वर्तमान के विभिन्न नैरेटिव से, लेखक के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक ओरिएंटेशन और मूल्यों की पक्षधरता से तैयार होती है। कुछ लोग पक्षधरता शब्द से खासा दूरी बरतते हैं। कृष्णा जी से इसके लिए सरोकार शब्द का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कोई भी रचना इसके पैमाइश से दूर नहीं जा सकती, क्योंकि वह रचना एक भूगोल में घटित होती है, एक मूर्त और सजीव समाज में घटित होती है, एक विशेष राजनीतिक समय में घटित होती है। अब आते हैं उस द्वंद्व पर जो दोनों ही पदों के बीच एक योजक प्रत्यय की तरह है। द्वंद्व मनस्थिति है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं, विचारों, मूल्यों, विश्वासों, पक्षों के चयन में हमारे मन मस्तिष्क में घुसती है, हमें अस्थिर करती है। कह सकते हैं कि समाज में वस्तु सत्य को जानने, समझने और पाने के जो 2 या 2 से अधिक प्रतिरूप मॉडल्स प्रचलित होते हैं, उन प्रतिरूपों के चलते ही द्वंद्व पैदा होता है। यानी द्वंद्व समाज में पहले से ही उपस्थित होता है, जहां से लेखक का मन मस्तिष्क बन रहा होता है। रचना के पात्र भी अलग अलग मॉडल से आते हैं, वे भी एक जैसे नहीं होते, इसलिए पात्र के भीतर भी द्वंद्व की स्थिति मौजूद रहती है। मित्रों मरजानी में मित्रों की जेठानी, देवरानी के व्यक्तित्व और चरित्र और नैतिकता आदि को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। तीनों ही स्त्रियां जवान हैं, लेकिन तीनों की सोचने की पद्धति अलग है। कृष्णा सोबती कहती हैं, लेखक के अंतर्द्वंद उसके चेतन और चेतन मस्तिष्क, उसके चेतन अवचेतन और देह भाषा में गुथे रहते हैं। बुद्धि, तर्क और भाव संवेदन सभी मिलकर उसे मुखड़ा प्रदान करते हैं। इनमें से किसी को भी एक दूसरे से अलग देखना शायद मुश्किल होगा। यही परिवार का वातावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण महत्वपूर्ण हो उठता है। यहीं से उभरते हैं उसके सुखद और दुखद आवेश, जो अनजाने ही उसकी जिज्ञासा, रुचि और सरोकार को तय करते हैं। इन्हीं अनदेखे मिश्रणों के रहस्यों से छनकर रचना अस्तित्व में आती है। रचनाकार की मानसिकता, परिवेश, अतिरेक, तटस्थ विवेक उसकी सीमाओं और क्षमताओं को तय करते हैं। वे अन्यत्र शिल्प को जगह देते हुए कहती हैं कि लेखक का शिल्प, कथ्य और विचार का रचनात्मक विमर्श समाज के अहम बीचों बीच से गुजरकर पात्रों तक पहुंचता है, अनुभव की संज्ञा ग्रहण करता है। अब मैं बात करूंगी कृष्णा जी लेखन के उन बिंदुओं की जहां से दृष्टिकोण और द्वंद्व जाहिर होता है। मैंने इसके लिए 2 ही उनके उपन्यास चुने हैं, एक तो मित्रों मरजानी और जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उस हिंदुस्तान की तस्वीर पेश करता है जो अविभाजित है और जहां दूसरे राज्य एक मुल्क की तरह, अलग मुल्क की तरह पहचाने जाते हैं। इस उपन्यास की दृष्टि उस जन के चित्रण की है जहां न कोई विशेष है, न कोई शेष, न कोई आदि है, न कोई अंत। यहाँ सिर्फ जीवन है जो पानी और हवा की तरह बह रहा है, मिट्टी की तरह फैला है, जिसमें समय और समाज की संरचना को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। उपन्यास में एक पूरा मुल्क है, किसान, साहूकार, पंजाबी, मुसलमान, औरत, मर्द, बाल, वृद्ध, फकीर, दरवेश, सब अपनी अपनी जगह पर हैं, जहाँ सबके जीवन मुहावरों, जीवन मूल्यों, जीवन पद्धतियों और संघर्षों को स्थान प्राप्त है। कृष्णा जी की पक्षधरता भी है इस उपन्यास में, उनके भविष्य का स्वप्न और कल्पना भी है जो उनके दृष्टिकोण का पता देती है। जिंदगी नामा का एक पात्र कहता है, बात तो असल यह है कि इस धरती पर हजारों हमलावर आए और गए, पर आखिर को लाहौर वालों के पास और काबुल वालों के पास। कहने का मतलब यह है कि शहंशाह सुल्तान बदले, बादशाहतें बदली, पर मूढ़ों बदली ना मुल्कों की खलकतें। दूसरा पात्र गड़ा सिंह कहता है कि नहीं, बादशाहों या हुकूमत सरकार की अपनी करनियां हैं, कहीं हिंदुओं को भड़काए, कभी मुसलमानों को लशाए, कभी सिखों को, ईसाई बेचारे तो किस गिनती। इसी संदर्भ में उपन्यास से बुल्ले शाह का गीत भी उद्धृत किया जा सकता है। हिंदू न नाही मुसलमान बैठिए त्रिंजन तज अभिमान, सुन्नी न नाही हम शिया सुलह कुल का मार्ग लिया। सामूहिक और सामुदायिक जीवन की भरपूर उत्फुल्लता, खेती किसानी, गीत रीत, रुक्षता, तरलता, कठिनाई, सब
इस उपन्यास सब कुछ के होते हुए भी उपन्यास की केंद्रीयता इसकी समरसता में है, यही इस उपन्यास का मेगा नरेटिव है। लेकिन एक जगह किसान का भी चित्र आता है जिसमें वो कहता है कि जीवियों की मेहनत मजदूरी जट किसान के जिम्मे और घुड़ चढ़ी निगरानी शाहों के, घोड़े पर चढ़ इधर उधर देखो, खेतों पर नजर मारी मशीरी की और फसल के दाने अपने कोठों में भर लिए, पसीना बहाया तो काम में होने। तो यह उनकी पक्षधरता और दृष्टि है। लेकिन जिंदगी नामा में वो द्वंद्व भी मुझे दिखाई देता है जहां वह राबिया नामक एक पात्र का सृजन करती हैं जो शाह जी हैं और उनके प्रेम में है, लेकिन वो छोटी है और उपन्यास की संरचना ऐसी है, उसका शिल्प ऐसा है कि वहां राबिया के लिए जगह नहीं है, तो एक दूसरे उपन्यास की रचना करती हैं राबिया को, उसका पूरा जीवन चरित्र और उसकी जो भी संवेदना सुख दुख उसके जीवन में आने वाला है। मैं सिर्फ मित्रों मरजानी की आखिरी पंक्ति की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, जहां से लेखक का जो द्वंद्व है, जो मैंने पहले बात की कि कैसे वो अपने समय और समाज से निर्मित होता है, जिस मित्रों की रचना वो इतनी बोल्डनेस के साथ करती हैं और अंत जिस तरह से करती हैं, वह एक द्वंद्व ही उनका हमें दर्शाता है जो कि उस समाज से लेखक का दृष्टिकोण बन रहा होता है। इसी तरह उनका जो एक उपन्यास है यारों का यार, जिसमें वो बहुत भरपूर गालियां देती हैं पूरे उपन्यास में, लेकिन एक जगह माँ की गाली आती है तो अपने साक्षात्कार में कहती हैं कि बहन की गाली तो उपन्यास की संरचना के साथ एक सार हो चुकी है, लेकिन जब माँ की गाली लिखने की बात आती है तो उनको लगता है कि ये उपन्यास में खटक पैदा करता है, इसलिए वो एक वहाँ वेजिटेरियन गाली का इस्तेमाल करती हैं। तो लेखक कितना भी उसका दृष्टि साफ हो, लेकिन समाज का जो एक नैतिक मूल्य होता है, नैतिक चरित्र होता है और समाज जिस समय में होता है, उसका दंड उस लेखक के रचना में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो मैं यही अपनी बात खत्म कर